ठीक है। पावर शेयरिंग मतलब किस तरीके से हम मतलब पहले समय में क्या होता था, राजा हुआ करते थे। राजा अपने एक ही लोग एक तरह के मतलब सारे डिसीजन वो खुद ही लिया करते थे, पावर को वो शेयर नहीं किया करते। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या हुआ, जब से डेमोक्रेसी देशों ने अपने अंदर लागू करना शुरू किया, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आना शुरू हुआ पावर शेयरिंग में, लेजिस्लेटिव आना शुरू हुआ, जुडिशरी आना शुरू हुआ और एग्जीक्यूटिव आना शुरू हुआ। तो इस तरीके से हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का क्या रोल है पावर शेयरिंग में। और हम इसमें दो कहानियों को लेकर चलेंगे, दो देशों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका, कि वहां पे उन लोगों ने किस तरीके से पावर को अपने आप में शेयर किया और किस तरीके से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और मतलब उसके बाद आफ्टर फ्रीडम के बाद उन्होंने किस तरीके से वहां पर अपने सारी चीजों को फेस किया। तो इस चैप्टर में हम लोग बेल्जियम की कहानी और श्रीलंका की कहानी के माध्यम से पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। और पावर शेयरिंग के चार मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे इसमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ओवरव्यू है। ओवरव्यू में हम क्या पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, और बेल्जियम और श्रीलंका जैसे देशों में पावर शेयरिंग के इफेक्ट क्या हुए वो हम पढ़ेंगे। और इसको स्टोरी के माध्यम से इसमें दिया गया है, तो स्टोरी को समझते हुए हम एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग। देखो लिखा हुआ है ओवरव्यू में, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में कि वह कैसे स्टार्ट हुआ है। When noted we last year that democracy all power does not rest at any organ of a government. ठीक है, at and any intelligence of power sharing is legislative executive is very important to design a democracy. Legislative, executive और judiciary यह very important है for designing a democracy. डेमोक्रेसी को डिजाइन करने के लिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। In this and the next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. हम इन पावर शेयरिंग को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसकी किस तरीके से हम यूज करते हैं डेली टू डेली लाइफ में डेमोक्रेसी के फॉर्म में पावर शेयरिंग का, तो हम उसको पढ़ेंगे। वी स्टार्टेड टू स्टोरी फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो स्टोरी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और पावर शेयरिंग को समझेंगे। बोथ दिस स्टोरी इज अबाउट हाउ डेमोक्रेटिक हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। ठीक है, दिस स्टोरी yields some general conclusion about the need for power sharing in democracy. ठीक है, this allows to discuss various forms of power sharing that will be taken in the following two chapters. हम दो चैप्टर्स में किस तरीके से पावर शेयरिंग हो रही है उन सारी चीजों को इस पावर शेयरिंग और जो हमारा आगे का चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू हो गया। अब जो है श्रीलंका के और बेल्जियम की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम, सबसे पहले बेल्जियम के बारे में देखते हैं।
बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। बेल्जियम जो है वह एक छोटा सा देश है यूरोप का। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहां का ये एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन एरिया द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, यह एरिया है, यहाँ का एरिया जो है स्मॉल है हरियाणा से। ठीक है, इट हैज बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसकी जो बॉर्डर है वो किससे किससे टच करती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इनसे इनकी बाउंड्री टच होती है। इट हैज पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी जो जनसंख्या है वह लगभग 1 करोड़ के आसपास है। एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। और ये इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे देश के हरियाणा के हाफ के बराबर, मतलब आधी है। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से इथनिक क्या होता है? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयरिंग कल्चर। People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because similarity of physical or of culture or both, they need always the same relation and nationality। मतलब वह क्या है, वो एक तरीके से अलग अलग होते हुए भी अलग अलग भाषा और अपनाते हैं। ठीक है, अब क्या है, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब वहां पर वह ढेर सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनकी जो कल्चर है और उनकी बोली है वो डिफरेंट है। ऑफ द कंट्री ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। अब देखो उसमें बता रहा है कि किस तरीके से वहां पर कितने कितने लोग क्या क्या कैसी कैसी भाषाएं और कल्चर एडॉप्ट किए हुए थे। तो जो वहां की पॉपुलेशन की 59% थे वह फ्लेमिश रीजन में थे और डच बोलते थे। ठीक है, 59% लोग थे, क्या थे? अभी इसको मैं बताता हूं। 59% जो थे, लिख लो इसे, शॉर्ट पॉइंट्स में इसे लिख लो। 59% जो लोग थे ये लोग फ्लेमिश थे और क्या बोलते थे? डच बोलते थे। इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? डच। ठीक है, ये सिर्फ पॉपुलेशन की है। ठीक है, और अदर जो छात्र थे वो इसके अलावा जो 40% थे वो क्या बोलते थे? ये वेलोनिया रीजन में रहते थे। वेलोनिया रीजन में रहते थे और यह क्या बोलते थे? ये फ्रेंच बोलते थे। और जो रिमेनिंग 1% लोग थे वो किस रीजन में रहते थे? ये बेल्जियंस रीजन में ही थे। और जो 1% बेल्जियम थे वो क्या बोलते थे? वो जर्मन बोलते थे।
ठीक है, इस तरीके से कुल 100% लोग पॉपुलेशन में इस तरीके से उनकी अलग अलग वहां पर पॉपुलेशन की अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग जगहों पर रहते थे। लेकिन ये पॉपुलेशन की सिर्फ बात थी। लेकिन इसमें जो एक पॉइंट नोटेट करने वाली बात है, कैपिटल जो ब्रुसेल्स थी, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में क्या होता था, 80% जो लोग थे, 80% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। और ऑलमोस्ट 20% लोग क्या बोलते थे? डच बोलते थे। वहां की भाषा 2 लोग थे। इस तरीके से वहां के लोगों का ये अलगाव था एक तरीके से। ठीक है, सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर अलग अलग था। ठीक है, यहां देखो, पॉपुलेशन में 59% लोग डच बोलते थे, लेकिन राजधानी में मात्र 20% लोग ही डच बोलते थे। और पॉपुलेशन में फ्रेंच बोलने वाले 40% लोग थे। ध्यान से देखो। ठीक है, फिर से देखो, पॉपुलेशन में 15%, 59% लोग जो थे वो पॉपुलेशन में डच बोलते थे। यानी पॉपुलेशन में डच बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग थे और फ्रेंच बोलने वाले 40% लोग थे पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन जो राजधानी है, जो कैपिटल है, कैपिटल में क्या हुआ था? कैपिटल में एक जस्ट इसका उल्टा था। 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, पॉपुलेशन में देखो कम है, लेकिन यहाँ कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा थे और 20% लोग ही डच बोलते थे कैपिटल में। समझ में आया? इस तरीके से वहां का कल्चरल एक्टिव जो था वो पार्टिसिपेशन अलग अलग था। तो इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लेना, बना लेना। ठीक है, अब देखो, द माइनॉरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। इस तरीके से जो माइनॉरिटी में फ्रेंच लोग थे, माइनॉरिटी में देखो फ्रेंच लोग थे, ये लोग बहुत रिच हुआ करते थे और पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, और दिस वाज descended by the Dutch speaking people who got benefits of economic development and education much later। और वह डच स्पीकिंग लोगों से बहुत इकोनॉमिकली और एजुकेशन में रिसेंट थे। ठीक है, भाषा के आधार पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग था। This led to tension between Dutch speaking and French speaking community in 1950s to 1960s। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण 1950 से लेकर 1960 के दशक में इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ठीक है, द्वंद्व पैदा होने लगा कि हम पॉपुलेशन में हम ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन ब्रुसेल्स की राजधानी में हम फ्रेंच लोग ज्यादा हैं। इस तरीके से जो
हमारा रीजन में अलग अलग तरीके से लोग डिवाइड थे। जो ब्रुसेल्स में अलग था और कैपिटल में अलग लोग रहते थे, अलग तरीके से पॉपुलेशन में लोग रहते थे। और ऐसे पूरी कंट्री में, जब बेल्जियम में इस तरीके से पूरी कंट्री में लोग अलग अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूट थे। तो इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, कब से कब तक हुआ, वो 1960 से लेकर 1950 तक हुआ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट या उनके अंदर एक तरीके से टेंशन आने लगी कि ये हमसे माइनॉरिटी होने के बाद भी बहुत ज्यादा रिच हैं और वो इकोनॉमिकली बहुत बेस्ट हैं। इस तरीके से आपस में बहुत द्वंद्व पैदा होने लगा, टेंशन बनने लगी पूरे पूरे जो है पूरे बेल्जियम देश में। ठीक है, अब क्या हुआ, द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में क्या था, जस्ट इस पॉपुलेशन का जस्ट रिवर्स था। तो यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले और 20% जो डच बोलने वाले लोग थे, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। The Dutch-speaking community constituted a majority in country but minority in capital। देखो यही चीज मैं बता रहा हूँ बार बार कि डच स्पीकिंग जो पीपल वो थे, वह कंट्री में देखो डच वाले जो थे वह पूरी कंट्री के पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा थे, लेकिन वह कैपिटल में फ्रेंच में थे, फ्रेंच कैपिटल में वो सबसे कम थे। यही लिख रहा है, फिर से देखो स्लाइड को अंडरलाइन कर लो। डच स्पीकिंग पीपल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन कंट्री। वो कंट्री में बहुत मेजोरिटी में थे, 59% थे, लेकिन जो कैपिटल में वो आते आते, डच में वो आते आते क्या हो गए, वो माइनॉरिटी रीजन में चले गए। इतनी कहानी थी किसकी, बेल्जियम की। ठीक है, बेल्जियम में क्या हुआ, इस तरीके से लोग बटे हुए थे। अब जो है हम कहानी पढ़ेंगे किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। इसको नोट डाउन कर लिया सभी ने? और बताओ, आदित्य, करण आदित्य, हर्षिता, अंकित, आवाज आ रही? अभिषेक, जगमोहन, यस सर। इतना समझ में आ गया, बना लिया? चलो इसको मिटा देता हूं। अब जो कहानी है उसे हमें पढ़ना है, वो है श्रीलंका का। श्रीलंका, देखो अब एक अंदर एग्जांपल लेते हैं किसका, श्रीलंका का। श्रीलंका इज आइलैंड नेशन। ठीक है, एक द्वीप है, द्वीपी नेशन है, देश है, जो जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यह तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपुल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। और इसकी जो वहां पे पॉपुलेशन है वह कितनी है, वह हरियाणा के लगभग बराबर है।
और यह शेप में भी हरियाणा के बराबर है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। वहां पर भी क्या था, बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन था। अब देखो इसमें भी क्या क्या था, डाइवर्स पॉपुलेशन किस किस तरीके से था, इसको भी नोट डाउन कर लो। 74% जो लोग थे वह सिन्हाला थे। सिन्हाला स्पीक करते थे। इनकी लैंग्वेज क्या थी, सिन्हाला थी। ठीक है, और जो 18% लोग थे वह क्या बोलते थे, तमिल बोलते थे। तमिल में भी क्या हुआ था कि दो तरीके से लोग बटे हुए थे। एक जो कि वहां परमानेंट तमिल स्पीकर थे, ठीक है, जिन्हें श्रीलंकन तमिल कहा जाता था। जो श्रीलंकन तमिल बोलते थे, जहां की पहले लोग पहले से ही तमिल भाषा लोग बोलते थे, वो एक तरीके से कितने थे, ये 13% लोग थे। और कुछ यहाँ इंडिया से माइग्रेटेड लोग थे, जिनके फोर फादर यानी उनसे क्या होता था, जब ट्रेड वो जब श्रीलंका जो था वह उसमें इंडिपेंडेंट नहीं था, तो कुछ हुआ करता था वहां के एग्रीकल्चर को करने के लिए इंडिया से लोगों को भेजा जाता था कि आप जाओ वहां बसो और एग्रीकल्चर करो। तो वहां पर इंडियन के लोगों को भेजा गया, और इंडियन जो तमिल बोलते थे वो कितने हुए, 5% लोग इंडियन तमिल बोलते थे। ठीक है, ये जो थे ये प्लांटेशन वर्कर थे, जो कि इंडिया से माइग्रेट हुए थे। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से ये लोग बटे हुए थे। अब देखो इसमें एक ये तो एक कैटेगरी बनी कि पॉपुलेशन के आधार और लैंग्वेज के आधार पे लोग कैसे बटे हुए थे। अब जो दूसरा था वह क्या था कि हिंदू हिंदू मुसलमान, और उस तरीके से लोग कैसे बटे हुए थे, इसे समझो।
ये देखो जो तमिल, ये जो सिन्हाला थे, सिन्हाला लोग थे, ये बुद्धिस्ट को फॉलो किया करते थे। इसी तरीके से तमिल के जो लोग थे वो हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे, मुस्लिम लैंग्वेज को ठीक है, इस तरीके से हिंदू मुस्लिम हुआ करते थे। और जो लगभग 7% बच रहा था वह क्रिश्चियन हुआ करते थे, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों थे, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे। ठीक है, इस तरीके से श्रीलंका में भी 2 टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इतनी बातें क्लियर? इसको भी बना लो। बना लिया इसे? इस तरीके से स्ट्रक्चर था श्रीलंका का पूरा, ठीक है, कि किस तरीके से लोग वहां पे भी आफ्टर इंडिपेंडेंट किस तरीके से वो लोग बटे हुए थे। अब देखो इसमें लिख रहा है जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इस सिचुएशन में दोनों कंट्रीज को, दोनों जो कंट्रीज हैं वो किस तरीके से अपने आप को सुलझाई होंगी, इसको समझना है। लाइक दिस, इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ न्यूमरिक मेजॉरिटी। ठीक है, डच कम्युनिटी की वह न्यूमरिक मेजॉरिटी में थी पॉपुलेशन के हिसाब से, एंड द इट फोर्स इट विल बी फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, और वह फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग को फोर्स कर सकती थी पॉपुलेशंस को। वहां पे दिखाया था ना मैंने, दिस अमंग वुड पुश अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटी फर्दर। यह बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती थी कि किस तरीके से वहां पर किस तरीके से काम रोका जा सकता था, किस तरीके से वहां से माइनॉरिटीज को और मेजॉरिटीज में लड़ाई हो सकती थी, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। दिस कुड लीड अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ कंट्री। यह बहुत बुरी तरीके से यह कंट्री को डिवाइड कर सकता था। ठीक है, वह कंट्री को पूरी एक तरीके से डिवाइड कर सकता था। बोथ दिस साइड ऑफ क्लेम कंट्रोल ब्रुसेल्स, वो ब्रुसेल्स में भी इसी तरीके से था और कंट्री साइड में भी ऐसा ही था। अब देखो इतनी बातें तो ब्रुसेल्स के और
बेल्जियम देश के बारे में कही। इन श्रीलंका द श्रीलंका कम्युनिटी एंजॉयड इवन बिगर मेजोरिटी। अब क्या था, श्रीलंका में बिगर मेजोरिटी के लोग कौन से थे, सिन्हाला के थे। वो लोग भी इंटायर कंट्री में बहुत मेजोरिटी में थे। अब इस तरीके से क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, आगे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना बना लिया, इतना समझ में आ गया स्ट्रक्चर। श्रीलंका और बेल्जियम का क्या, श्रीलंका और बेल्जियम का क्या स्ट्रक्चर था? जगमोहन बना लिया, करण आदित्य स्ट्रक्चर बना लिया, ये कहानी समझ में आ रही? करण आदित्य, चलो अब जो है हमें पढ़ना है वो है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरिज्म क्या होता है, पहले इस वर्ड को जानने का प्रयास करो। इसमें क्या होता था कि जो पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, वही रूल करेगी कंट्री में, और वो जैसा चाहती है वैसा वर्क करेगी, और उसे कोई नकार नहीं सकता, और वह नीड्स को, माइनॉरिटी के नीड्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये मेजॉरिटिज्म में आता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें पढ़ना है श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। जस्ट लाइक इंडिया, जैसे 47 में भारत आजाद हुआ, उसी तरीके से 48 में क्या हुआ, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली। द लीडर ऑफ सिनाला कम्युनिटी शाउटेड, शाउटेड मतलब होता है चाहना, टू सिक्योर demands our government to by virtue their majority। फिर उन्होंने क्या किया, सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या किया कि उन्होंने अपने मेजॉरिटी में आते हुए लोगों के ऊपर क्योंकि सिन्हाला जो कम्युनिटी थी वह मेजॉरिटी में थी, यह देखो 74% लगभग वो मेजॉरिटी में थी। ठीक है, तो ये जो सिन्हाला वो थी, मेजॉरिटी में थी। सिन्हाला मेजॉरिटी में थी, और तमिल दो टाइप्स में बटे हुए थे, और किस तरीके से इंडियन तमिल थे और श्रीलंकन तमिल थे, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इस तरीके से सिन्हाला जो थे वो किस तरीके से मेजॉरिटिज्म को फॉलो कर रहे थे। ये एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर ऑफ एस्टैब्लिश ऑफ सिन्हाला सुपरमेसी। इस तरीके से वहां पर इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने में गिरने के बाद सिन्हाला सुपरमेसी वहां पर बन गई। फिर 1956 में एक एक्ट पास हुआ जो कि क्या था कि सिन्हाला जो लैंग्वेज थी वह उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने तमिल भाषा को डिसरिग्रेटिंग लैंग्वेज में फॉर्म में डाल दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज that favor Sinhala application for university position and government job। अब इन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और सिन्हाला के लोग जो थे, बोलने वाले जो लोग थे, सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलने वाले थे, उनके लिए ही अलग से पॉलिसी बनाने लगे, और उन्हें यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें अलग अलग प्राथमिकता देने लगे, उन्हें ही इंपॉर्टेंस देने लगे। A new constitution stipulated that states shall protect and protest Buddhism। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या किया, सिन्हाला क्योंकि बुद्धिस्ट थे, उन्होंने क्या किया,
कि उन्होंने कल्चर में भी बुद्धिज्म को इम्पोर्टेंट देना शुरू कर दिया, उन्हें आगे की ओर बढ़ाने लगे। क्या करने लगे? फॉस्टर करने लगे। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among Sri Lanka Tamils। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इनमें जो श्रीलंकन तमिल थे और इंडियन तमिल थे, श्रीलंकन और इंडियन तमिल में क्या हुआ कि उन्होंने इसके लिए अलगाव के लिए उनके अंदर भावना जागने लगी कि ये जो है श्रीलंका में सिर्फ सिन्हाला बोलने वाले लैंग्वेज जो लोग थे वो उनको बहुत मेजॉरिटी में रखा जा रहा है और इस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और उनके लिए ही सारे काम किए जा रहे हैं। They felt none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leader was sensitive to other language and culture। वो क्या कर रहे हैं? मेजर पार्टी जो है, बहुत ज्यादा जो पार्टी है वह बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वॉज उनकी लैंग्वेज और कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तमिल वाले जो लोग थे, तमिल बोलने वाले लोग श्रीलंका के, उन्हें लगा कि ये हमारे कल्चर और लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। They felt that constitution and government policy denied them equal political rights। ठीक है, उन्होंने सोचा, उन्होंने चाहा कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी हमारा इक्वल राइट होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम गेटिंग जॉब्स, अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। इस तरीके से वो सारे लोग पॉलिटिकल राइट्स को और गवर्नमेंट जॉब्स को गेटिंग करने में उनका इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं और अदर अपॉर्चुनिटीज में उन्हें प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। As a result, the relation between Sinhala and Tamil communities strained over time। अब क्या हुआ, इसमें बहुत ज्यादा खिंचाव आने लगा सिन्हाला ग्रुप्स में और तमिल के लोगों बोलने वाले लोगों के बीच में। उनके बीच में भी क्या होने लगा, सिन्हाला और तमिल बोलने वाले जो इंडियन तमिल थे और श्रीलंकन तमिल थे, ये सिन्हाला ग्रुप से मतलब उन्हें लगने लगा कि ये हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनमें खिंचाव आने लगा, स्ट्रेन आने लगा। तो इस तरीके से the Sri Lankan Tamil launched parties and struggled for the recognition of Tamil as of official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। अब इन्होंने श्रीलंकन तमिल ने क्या किया कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाना शुरू कर दिया, इसके लिए स्ट्रगल करने के लिए कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए और रीजनल ऑटोनॉमी, उनको रीजनल को स्वायत्तता दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सिक्योरिंग एजुकेशन में उनकी एजुकेशन लेने में उनकी इंपॉर्टेंस दी जाए और जॉब्स में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाए। बट देयर डिमांड फॉर मोर autonomy to provinces populated by the Tamil was repeatedly denied। इस तरीके से उनके इन सारी डिमांड्स को डिनाइड कर दिया गया, डिनाइड कर दिया गया, छोड़ दिया गया, हटा दिया गया, माना नहीं गया। बाय 1980s अब क्या हुआ, जो 1980 में इनके बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया।
ठीक है, देखो by 1970s several particle organization were formed demanding in independent Tamil alum in northern eastern part of Sri Lanka. अब 1980 में इन्होंने क्या किया कि इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बन गए थे, उन्होंने डिमांड करने लगे कि तमिल एलम एक स्टेट हमारे लिए बनना चाहिए, जो कि कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में होना चाहिए। उन्होंने एक अलग स्टेट की मांग करना शुरू कर दिया। Their distrust between two communities turned into the widespread conflict. इस तरीके से उनके बीच में, इन तमिल और सिन्हाला ग्रुप्स में और इंडियन तमिल और इन सारे पार्ट्स में इनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। It's turned into the civil war. सिविल वार क्या होता है इसको समझो। A violent conflict between opposing groups within a country becomes so intense appear like a war. अपने देश के अंदर ही दो कम्युनिटी के बीच में होने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसे ही हम सिविल वार का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें इनका कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट 1000 पीपल, बहुत सारे पीपल जो थे, एंड बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, बहुत से लोग मारे गए, इनमें वार हुआ और बहुत से लोग मारे गए। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, बहुत से लोग को बहुत कंट्री को छोड़कर जाना पड़ा एज रिफ्यूजी, और रिफ्यूजी के रूप में बाहर जाना पड़ा। एंड मोर मेनी देयर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, और उनमें से बहुत से लोगों को अपना अपना जगह जहां वो रहते थे उन्हें भी छोड़ना पड़ा। इसके बारे में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स और इन तरीके से पढ़ेंगे कि वहां पर किस तरीके से सोशल कल्चर और इकोनॉमिकल लाइफ किस तरीके से वहां पर डिस्ट्रॉय हुई। श्रीलंका के रिकॉर्ड जो थे अब तक एजुकेशन में, डेवलपमेंट में और इकोनॉमी में और हेल्थ में, वो अभी तक बढ़िया थे, लेकिन सिविल वॉर के बाद क्या हुआ? ये सारे के सारे डिस्ट्रॉयड हो गए, डिनेड हो गए, डिनाइड हो गए। तो ये श्रीलंका की कहानी थी। श्रीलंका में किस तरीके से मेजॉरिटी में होते हुए सिन्हालाला और तमिल कम्युनिटी में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुआ और किस तरीके से वहां पर लैंग्वेज को प्रायिकता दी जाने लगी और किस तरीके से वहां पर सिविल वॉर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट चेंज हो गया सिविल वॉर में, कितने लोग मारे गए। उससे पहले इकोनॉमी कंडीशन बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन वहां पर इन सारे कारणों के कारण वहां पर जो था सिविल वॉर आया और बहुत सारे लोग मारे गए, लोग डिस्प्लेस हुए, लोगों को अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ी। ये सारे रीजन हुए श्रीलंका में। ठीक है, ये श्रीलंका की कहानी थी मेजॉरिटेरिज्म के बारे में। अब देखो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब अभी तक हमने श्रीलंका की पूरी कहानी पढ़ रही, अब इसके बाद एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में उसी तरीके से क्या था, क्या किस तरीके से जब 1950 के 60 दशक में किस तरीके से हुआ, किस तरीके से लोगों ने बनाने की कोशिश की, वहां पे करने की कोशिश की, अब हम इसमें एकोमोडेशन इन बेल्जियम में पढ़ेंगे। The Belgium leaders took a different path.
बेल्जियम जो लीडर्स थे, श्रीलंका में क्या हुआ, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट वार हो गया। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में डिफरेंट पाथ अपनाए गए। कैसे, वहां के लोगों में इतने डाइवर्स होने के बाद भी लोग, वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा सिचुएशन हैंडल कर ली गई। कैसे, देखो इसको समझो। द बेल्जियम लीडर्स टुक डिफरेंट पाथ, उन्होंने कुछ डिफरेंट पाथ यूज किए और दे रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने रीजनल डिफरेंस और कल्चरल डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट किया। बिटवीन 1972, कितने से कितने बीच में, 1970 टू 1993। ठीक है बच्चों, इसमें they amended their constitution 4 times as so work in arrangement there enable everyone to leave the arrangement their workout is different for any country and very innovative। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 से ज्यादा बार चेंजेस कर डाले। उसमें क्या किए, ऐसे लोगों को अरेंज किया, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज बनाई, ऐसा कुछ एक बेल्जियम मॉडल बनाया जिससे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट न हो। देखो क्या सिचुएशन है, इस तरीके से जो बेल्जियम मॉडल है उसको समझने की कोशिश करो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोग रहेंगे वो संख्या में एकदम बराबर रहेंगे, 50 to 50% रहेंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर फॉर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ इंपॉर्टेंट लॉ बनाए गए मेजॉरिटी सपोर्टिंग मेंबर के लिए जो कि लिंग्विस्टिक ग्रुप से आते थे। Thus, no single community can make decision unilaterally। इस तरीके से जो वहां की कम्युनिटी थी, सिंगल कम्युनिटी के बारे में लोग एक तरीके से मिलजुल कर बनाते थे, वो यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकते थे। श्रीलंका में क्या हुआ था, सिन्हाला के लोगों ने बस उस पर लेना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सबको 50-50% पर भी उनको सीट बांट दी गई थी और उनके लिए अलग लॉ बना दिया गया था। जो लोग मेजॉरिटी में लिंग्विस्टिक के लोग थे, तो इस तरीके से वो यूनिलैटरली कोई डिसीजन कम्युनिटी के लिए नहीं ले सकते थे। अगला देखो, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट has been given to state governments of the two region countries. The state government is not subordinated by government, central government। इन्होंने क्या किया, दूसरा जो कमिटमेंट किया वह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दे दिए। ना सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में रह स्टेट पर पावर दे सकता है और ना पावर स्टेट पावर पर दे सकता है, मतलब दोनों को अलग अलग पावर दे दिए, बहुत ज्यादा दे दिया। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पर न सेंट्रल गवर्नमेंट का राज होता था, न सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट का राज हुआ करता था। अब इस तरीके से जो वो हमारे ब्रुसेल्स में 2 जगह थी जो पॉपुलेशन के हिसाब से थी, और जो कंट्री जो हमारी थी ब्रुसेल्स कैपिटल थी, कैपिटल्स जो ब्रुसेल्स थी। अब उसके बारे में बता रहा है, ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स जो अलग, वहां पर भी जो पॉपुलेशन थी वो अलग थी, वहां पर भी
एक अलग गवर्नमेंट बना दी गई, जहां पर की इक्वल रिप्रेजेंटेशन बना दिया गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उन्होंने ब्रुसेल्स में एक्सेप्ट कर लिया था रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन कंफर्म कर लिया था। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से समझो। क्या था कि फ्रेंच पीपल जो थे वो लोग एक्सेप्ट कर लिए थे रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में उन्होंने अपना वो जो रिप्रेजेंटेशन था वो कंफर्म कर लिया था, क्योंकि डच बोलने वाले लोग कम्युनिटी के लोग जो लोग थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लिया था। इसलिए जो था ब्रुसेल्स में दो तरीके की गवर्नमेंट ने अपना राज करना शुरू कर दिया था, इक्वल कम्युनिटी के हिसाब से। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन किसका था? बोथ द कम्युनिटी, जो कि डच थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे। ठीक है, 50-50 वर्क कर रहे थे, यानी इक्वल वर्क कर रहे थे। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है, देखो इसमें, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनमें क्या था? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होने के बाद भी देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी, ये क्या कहलाती थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाती थी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होने के बाद भी और स्टेट गवर्नमेंट होने के बाद भी वहां पर ब्रसेल्स में, यानी उस जो बेल्जियम था वहां पर भी एक तीसरी गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, दिस is third kind of government. This is community is elected by people belonging one language, one community. वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता था कि ये लोग एक लैंग्वेज बोलने वाले कम्युनिटी होते थे, चाहे तो वह डच के हो सकते थे, चाहे तो वह फ्रेंच के हो सकते थे, चाहे वह जर्मन के हो सकते थे। इसमें क्या होता था? नो मैटर वेयर दे लिव। यह क्या होता था इसमें कि वह कहाँ के रहने वाले हैं, इस तरीके से उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। दिस गवर्नमेंट हैज पावर रिकॉर्डिंग कल्चर एंड एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू। इस तरीके से जो है गवर्नमेंट को थर्ड गवर्नमेंट बनी, वहां पर ये पावर उनको किस किस तरीके का पावर दिया गया? कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को वो सॉल्व करते थे। कौन सॉल्व करते थे? कम्युनिटी गवर्नमेंट से जो इलेक्ट होकर लोग आते थे। अब देखो लिखा है, आप लोग सोचते होंगे कि जो बेल्जियम मॉडल है वह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंडीड वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर लिविंग इन बेल्जियम। और ऐसा भी हो सकता है कि बेल्जियम में रहने के लिए लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा नियम हो सकता है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट था यह बहुत ज्यादा काम आया, वर्क आया सो फॉर। दिस हेल्प अवॉइड सिविल स्टेरिफाई between two majority community and possible division of country on linguistic lines। ये जो था लैंग्वेज के आधार पर बांटने का सबसे अच्छा उदाहरण बना, और इससे कोई देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आई और इसमें देश में कोई सिविल वॉर नहीं हुआ। जबकि श्रीलंका में क्या हो गया? वहां पर सिविल वॉर हो गया और बहुत से लोग मारे गए।
और वहां यहाँ पर इस तरीके के मॉडल बनाने से बेल्जियम, जिसे हम क्या कहते हैं, बेल्जियम मॉडल, इसकी वजह से कोई लोगों में भेदभाव नहीं हुआ और ये मॉडल बहुत काम किया। when this when many countries of European come to European Union, जब ये लोगों ने इस कंट्री को एक यूरोपियन यूनियन में लिया, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, ब्रुसेल्स वाज चूजन एक हेडक्वार्टर। ब्रुसेल्स में देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इतनी होने के बाद भी यूनाइटेड यूरोपियन यूनिशन का वो हेडक्वार्टर बना। वहां इतने डाइवर्स पॉपुलेशन होने के बाद भी क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना। वहीं श्रीलंका में बहुत ज्यादा लोग मारे गए और कॉन्फ्लिक्ट वार हुआ। इस तरीके से दो सिचुएशन को हमने हैंडल किया। अब देखो लिखा हुआ है, what do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? इस तरीके से हम बेल्जियम और श्रीलंका के टू स्टोरी से क्या समझे, बोथ आर डेमोक्रेसी। दोनों जो थे, दोनों डेमोक्रेसी थे, दोनों में इलेक्शन होकर काम हुआ था। ये दे डिलीटेड देयर क्वेश्चंस अपने अपने मोड में लिया, इसलिए the leaders have released that unity of country is possible only by respecting feeling or interest of different community region। बेल्जियम में क्या हुआ कि लोगों ने रिस्पेक्ट किया और फीलिंग गिराई डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट रीजन्स के लिए। सच रियलाइजिंग रिजल्ट इन द मैन्युअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। उन्होंने पावर शेयरिंग को एक मैन्युअली फॉर्म में अरेंज भी कर लिया। श्रीलंका शोज अस अ कॉन्स्टेंट एग्जांपल, लेकिन श्रीलंका में जस्ट इसका कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल ये बनाया गया, कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ, इट शोज दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स डोमिनेंस ओवर अदर्स। मेजॉरिटी कम्युनिटी वहां जो थी, जो सिनाला थी, वह लोगों पर अपना चीजें थोपना चाहती थी। एंड रिफ्यूजेस द पावर शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। ये जो है दूसरे लोगों के ऊपर अंडरमाइन करती थी, ठीक है। समझ में आ रहा रोहित, जगमोहन, कहानी समझ में आ गई सबको? नीतू समझ में आ रहा? आवाज आ रही से लिखो। विनेश आवाज आ रही? यस सर। विनेश मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। आवाज आ रही विनेश? विनेश आवाज आ रही?
सर। हाँ, आवाज आ रही दिनेश? करण आदित्य, कितनी कहानियां समझ में आ गई? यस करण सर। आदित्य, यस सर। ठीक ठीक है। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग हमारे लाइफ में क्यों डिजायरेबल है, ये समझना है। Two different sets of reason can be given in a favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps reduce the possibility of conflict. ये पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? क्योंकि यह कम करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यह लोगों के बीच में होने वाला झगड़े को कम करता है, यानी जो द्वंद होता है उसे कम करता है। सिंस सोशल conflict and often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure stability of majority community over other may look like attractive option in to short run। ठीक है, इस तरीके से सोशल कॉन्फ्लिक्ट और ये सब सारी चीजें गुड वे जो है पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए स्टेबिलिटी बनाती है। कौन बनाता है? ये कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाती है पावर शेयरिंग। Imposing this will majority community and other may look their attractive options in short run। ये जो है अगर पावर शेयरिंग हम ना करें तो यह शॉर्ट रन के लिए काम कर सकता है, लेकिन अगर हम जब लॉन्ग रन के लिए काम करेंगे तो यह नेशंस में बहुत ज्यादा डिमांड डेमोक्रेसी को अलाउ करने के लिए पावर शेयरिंग हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और दूसरी जो बात है, सेकंड वन, डीपर रीजन व्हाई द पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें दो पॉइंट क्या क्या था? रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लिख लो। हमें पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला जो है, डेमोक्रेसी में हमें पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसमें पहला है, इट डज नॉट क्या लिख लो, इट रिड्यूसेस द possibility of conflict। और जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट वो है, ये स्पिरिट
ऑफ डेमोक्रेसी होता है। ठीक है बच्चों, ये दो टाइप से इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज का, वाई वी नीड डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसके दो एग्जांपल ये हैं। इसी को इसमें पहला क्या कह सकते हैं, पहले को हम लिख सकते हैं प्रूडेंशियल, और दूसरे को क्या कह सकते हैं, मोरल। ठीक है, ये दोनों चीजें पावर शेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें देखो लिखा है, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। There is a second deeper reason which is power sharing is good for democracy. Power sharing is very spirit of democracy. The democracy rule involves sharing those affected by exercise and who have lead to effect. People have a govern and legislate. Government is one of the citizen through participation of acquire a stake in system। इस तरीके से हमें दो टाइप से पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है। किसका किसका, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो लोगों के बीच में द्वंद्व को कम करती है, यानी प्रूडेंशियल है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये बहुत ज्यादा मोरल है। लेट अस कॉल द फर्स्ट रीजन प्रूडेंशियल, पहले को हम प्रूडेंशियल कहेंगे, और दूसरा जो है उसे सेकंड वन इज मोरल। While prudential reason stress of power sharing will bring the better outcome, prudential reason जो होता है वह क्या करता है, स्ट्रेस करता है पावर शेयरिंग को टू ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम। वो बहुत अच्छा आउटकम लाने के लिए वह पावर शेयरिंग को स्ट्रेस करता है। और जो मोरल रीजन है वह एम्फसाइज करता है द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है, पावर शेयरिंग क्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर। और उससे पहले खलील्स डायलेमा एक बार पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि उसमें विक्रम बेताल की कहानी दी गई है और उसमें लेबनान एक देश है उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में 4 टाइप से हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में ये पावर शेयरिंग चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलो ठीक है बेटा, कैसी लगी आज की क्लास और कहानी,
श्रीलंका की कहानी और ब्रसेल्स की कहानी, करण आदित्य, कनिष्का, हर्षिता, नीतू, विनेश, आवाज आ रही? जगमोहन, यस सर। जगमोहन, समझ में आया आज ये क्लास? चलो ठीक है बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।